आधी रात, दिसंबर का सर्द महीना और शहर की भरी आबादी में फैलता ये जहर। दिसंबर 2, 1984 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोग आम सर्द रातों की तरह जल्दी सोने चले गए थे, लेकिन ये कोई आम रात नहीं थी। जब पूरा शहर नींद की आगोश में था, तब हवा में घुल रही थी इस शहर की तबाही, वो तबाही जो हजारों लोगों की जिंदगी का अगला सूरज निगलने वाली थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी दुनिया का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। इस गैस लीकेज की वजह से 5 लाख इंजरीज हुई थी और 10,000 से ज्यादा डेथ्स, लेकिन अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स का आंकड़ा इससे कई ज्यादा है। इस भयावह ट्रेजेडी को देखा तो 2 दिसंबर ने था, लेकिन इसकी नींव कई साल पहले 1969 में ही रख दी गई थी। 1969 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ने भोपाल में पेस्टिसाइड प्रोडक्शन के लिए ये फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। पेस्टिसाइड बनाने के लिए इस प्लांट में भारी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनेट स्टोर किया गया था और 1970 में एक MIC प्रोडक्शन प्लांट इस फैक्ट्री का हिस्सा बन गया। मिथाइल आइसोसाइनेट एक जहरीला सब्सटेंस था, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में इस कंपनी ने MIC बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स में रखा। मिथाइल आइसोसाइनेट अगर पानी में मिल जाए तो जहर बन जाता है और 1984 की दिसंबर की उस रात में ये बुरा सपना सच हो गया। उस दिन यूनियन कार्बाइड के वर्कर्स रूटीन क्लीनिंग और पाइप की साफ सफाई कर रहे थे और इसी दौरान थोड़ा पानी टैंक 6110 में पहुंच गया, जहां 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट स्टोर था। ये एक सेफ्टी फेलियर था क्योंकि फैक्ट्री में लीकिंग वाल्व्स और जंग लगे हुए इक्विपमेंट्स थे। पानी ने MIC टैंक में जाते ही एक वायलेंट केमिकल रिएक्शन शुरू किया, जिससे MIC टैंक के अंदर उबलने लगी और टैंक एक प्रेशर कुकर की तरह इस हीट को सहन नहीं कर पाया और इसी प्रेशर की वजह से टैंक फट गया, जिससे ये सेकंड्स में जान लेने वाला जहर भोपाल की हवा में घुल गया। आधी रात, दिसंबर का सर्द महीना और शहर की भरी आबादी में फैलता ये जहर आज भी याद आने पर दिल को झंझोर देता है। भोपाल के लोग चैन से ये सोचकर सोए होंगे कि अपने घरों में सेफ है, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि घर की दीवारें इस जहर से उन्हें नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि हवा का रुख ही उनकी मौत बनकर आ रहा था। शहर के न जाने कितने निर्दोष लोगों ने अगला सूरज नहीं देखा, न जाने कितने बच्चे फिर कभी स्कूल जाने के लिए उठ नहीं पाए, कितनी जानें कोख में गई और कितनों को तो अपनी मौत का एहसास भी नहीं हुआ होगा। किसने सोचा होगा कि चहल पहल से भरा और पहाड़ों से घिरा ये सुंदर शहर एक झटके में लाशों का ढेर बन जाएगा। लेकिन क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूँ कि ये तबाही रोकी जा सकती थी और इस तूफान ने आने से पहले कई बार चेतावनी दी थी। इस केमिकल को भोपाल के बीचों बीच स्टोर करने से पहले यूनियन कार्बाइड के अथॉरिटीज को इसके जानलेवा होने का पूरा पता था। इंडियन अथॉरिटीज का एक केमिकल प्लांट को शहर के बीचों बीच स्टैब्लिश करने की परमिशन देना भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था। इन सब के बावजूद एक ऐसे पत्रकार थे जो यूनियन कार्बाइड की डेंजरस और इलीगल एक्टिविटीज पे नजर रखे हुए थे। राजकुमार केसवानी ने इस डिजास्टर के 2 साल पहले 1982 में एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ चेतावनी दी थी और जिसका टाइटल था बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। दूसरी रिपोर्ट उन्होंने 1 अक्टूबर को लिखी थी, जिसका टाइटल था ज्वालामुखी के मुखाने बैठा भोपाल, और 8 अक्टूबर की रिपोर्ट का टाइटल था ना समझोगे तो मिट जाओगे। राजकुमार केसवानी के दूसरा आर्टिकल लिखने के 5 दिन पहले ही 18 वर्कर्स यूनियन कार्बाइड के गैस से डायरेक्टली एक्सपोज हुए थे, लेकिन सीरियस इंजरी न होने की वजह से इसे रफा दफा कर दिया गया। लेकिन इस तूफान ने अपनी चेतावनी 3 साल पहले दी थी। 3 साल पहले जहरीली गैस के संपर्क में आने से यूनियन कार्बाइड के एक वर्कर की डेथ हो गई थी। राजकुमार केसवानी ने ये भी बताया था कि एक इंडियन ब्यूरोक्रेट और अर्बन प्लानर MN बुच ने यूनियन कार्बाइड को अपनी फैक्ट्री भोपाल के पॉपुलेटेड एरिया से हटाने को कहा था, लेकिन आप इसे यूनियन कार्बाइड की किस्मत समझिए या भोपाल की बदकिस्मती। MN बुच का ट्रांसफर हो गया और कार्बाइड फिर बच गई। केसवानी जी की एक रिपोर्ट ने मेंशन किया था कि कैसे इंडियन मैनेजर जे मुकुंद ने यूनियन कार्बाइड को पाइप्स की कोटिंग बदलने को कहा था, लेकिन कार्बाइड ने इसे महंगा कहकर बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल को इग्नोर किया। ये रिक्वेस्ट इस ट्रेजेडी के 4 महीने पहले की गई थी। क्या पता शायद
अगर यूनियन कार्बाइड इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती तो ये त्रासदी कभी होती ही नहीं। राजकुमार केसवानी ने यह भी पता लगाया था कि MI6 में वो सेम केमिकल यूज होता है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन गैस चेम्बर्स में लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था। केसवानी की सीरियस वार्निंग्स के बाद भी अथॉरिटीज, गवर्नमेंट और उन सब ने इस वार्निंग को इग्नोर किया जो इस ट्रेजेडी को रोक सकते थे। ये ऐसी तबाही थी जो रोकी जा सकती थी, हजारों लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन सारे इंसान राजकुमार केसवानी की तरह ईमानदार नहीं होते और शायद इंसान भी नहीं होते। 3 दिसंबर की सुबह भोपाल के लिए मातम बनकर आई। हर तरफ लाशें, शमशान घाट और कब्रिस्तान में जगह नहीं बची थी। कई लोग गैस के प्रभाव से हमेशा के लिए डिसेबिलिटी का शिकार हो गए थे। कितनों की आंखों की रोशनी उस डरावनी रात ने छीन ली। वॉरेन एंडरसन जो यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन और CEO थे, उन्हें आज तक नहीं आई और उन्हें सुरक्षित अपने देश वापस भेज दिया गया। कोर्ट केस सालों तक चलता रहा और 2014 में वॉरेन, जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद की, बिना किसी सजा के मौत के हवाले हो गया। गैस विक्टिम्स ज्यादातर गरीब और लाचार थे, जिनकी मुश्किल जिंदगी को इस भयानक रात ने और मुश्किल बना दिया। आज इतने सालों बाद गैस विक्टिम्स कॉम्पनसेशन के तौर पर दिए जाने वाली बस्तियों में रह रहे हैं, जहां बेसिक फैसिलिटीज भी ना के बराबर हैं। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंडेड कॉम्पनसेशन की दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। खैर, भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स का कॉम्पनसेशन सिर्फ पैसों से होना नामुमकिन ही है। आज भी गैस विक्टिम्स तलाश कर रहे हैं जवाबों की कि क्या गलती थी उन सब की। 1984 के सालों बाद भी गैस के प्रभाव से बच्चे डिसेबल पैदा हुए, कितनों को कैंसर का रिस्क बढ़ गया और ना जाने कितने एक जिंदगी भर की बीमारी का शिकार हो गए। 2 जनवरी 2025 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के टॉक्सिक वेस्ट को इस शहर से निकालकर MP के पीथमपुरा में डिस्पोज करने का प्रोसेस शुरू हुआ। गैस ट्रेजेडी के टॉक्सिक्स तो भोपाल से दूर चले गए हैं, लेकिन 1984 के वो जख्म आज भी उतने ही ताज़ा हैं, उतने ही दर्दनाक और भयावह। भोपाल will never forgive and surely will never forget.